हेलो, नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है, ऑर्थो का टॉपिक है आज। इसमें से आपको एक क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है? ओनली वन क्वेश्चन फ्रैक्चर का। आपको ना टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ने हैं। आप अपनी बुक से पढ़ लेना या इस नोट से पढ़ लो, पर बुक से पढ़ लोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक्स एक बार में कुछ बोलती हैं, दो बार में कुछ बोलती हैं, और जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा साथ साथ में। नोट्स क्या होते हैं कि नोट्स की लिमिट होती है, वो ना ज्ञान को बढ़ा नहीं पाते। पर बुक्स में से आप पढ़ोगे ना तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज आपका फ्रैक्चर का टॉपिक है। सबसे पहले इसमें है ना, एक तो रेडियस फ्रैक्चर, ठीक है? जो रेडियस जो फ्रैक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलिस फ्रैक्चर, ठीक है? ये वाला कॉलिस फ्रैक्चर, ये है ना फ्रैक्चर एम्स 2021 में आ चुका है, और ये ना रिपीट भी हो जाता है हर बार। हर आपको पेपर में मिलेगा, ये कॉलिस फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। पर चलो, कॉलिस फ्रैक्चर तो सब इजी है। डिस्टल 1/3 ऑफ द रेडियस, ठीक है? इस तरीके से आपको याद करना है। सबसे पहले कर देते हैं मोंटेजिया एंड ग्लेजी, ठीक है? मोंटेजिया एंड ग्लेजी फ्रैक्चर कैसे आप लर्न करेंगे? प्रोक्सिमल 1/3 ऑफ द अल्ना विद द डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। अभी बस ये याद रखो कि जो मोंटेजिया है, ये हेड ऑफ द रेडियस की डिसलोकेशन हो जाती है। फ्रैक्चर ऑफ द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना, ठीक है, विद डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको और कुछ याद नहीं करना रखना टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर में। ग्लेजी फ्रैक्चर में आपको करना है फ्रैक्चर शाफ्ट रेडियल डिस्टल एंड डिसलोकेशन ऑफ रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ठीक है? ग्लेजी जो फ्रैक्चर है, ये रेडियस का फ्रैक्चर है, डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस विद डिसलोकेशन। देखो, इसमें तो डिसलोकेशन होती है रेडियो अल्नर ज्वाइंट की, और मोंटेजिया में डिसलोकेशन किसकी होती है? रेडियस की। वो फ्रैक्चर होता है अल्ना का और डिसलोकेशन होती है रेडियस की। और ग्लेजी में क्या है? फ्रैक्चर होगा रेडियस का और डिसलोकेशन होगी रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ऐसे पार्ट करके आपको याद करना है, और मोंटेजिया और ग्लेजी फ्रैक्चर में डिफरेंस आ जाता है, तो आप ये ज़रूर करिएगा। फिर है नाइट स्टिक फ्रैक्चर। तो नाइट स्टिक फ्रैक्चर में क्या है? नाइट स्टिक फ्रैक्चर में आपको बता दें, नाइट स्टिक फ्रैक्चर आइसोलेटेड फ्रैक्चर होता है। आइसोलेटेड मीन्स कुछ अलग सा फ्रैक्चर, ठीक है? आइसोलेशन, जैसे कोरोना में आइसोलेशन एरिया बनाया था, तो मतलब अलग एरिया। तो आइसोलेटेड फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द अल्ना सस्टेन्ड वाइल ट्राइंग टू वार्ड ऑफ ए स्टिक बिलो, ठीक है? ये ना मुझे भी समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, और आप ये अपने बुक में देख लेना, अगर बुक में है तो याद कर लेना, वरना रहने देना। नेक्स्ट है कॉलिस फ्रैक्चर। देखो पिछली बार कॉलिस फ्रैक्चर आया था, सो अब की बार है ना स्मिथ फ्रैक्चर के आने के चांस है। कॉलिस फ्रैक्चर तो है ही मेन, रिपीट हो सकता है। तो कॉलिस फ्रैक्चर 1/3 ऑफ द रेडियस, और इसमें डोर्सल डिस्प्लेसमेंट होती है, डोर्सल टिल्ट होता है। और स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होगा? फ्रैक्चर अकरिंग इन अडल्ट एट द कोर्टिकोकेंसिलस जंक्शन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस विद वेंट्रल टिल्ट, ठीक है? देखो, फ्रैक्चर तो दोनों में रेडियस का ही है, डिस्टल एंड पे। कॉलिस फ्रैक्चर डिस्टल 1/3 ऑफ द रेडियस, और स्मिथ फ्रैक्चर डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस विद वेंट्रल टिल्ट, ठीक है? तो कॉलिस में डोर्सल टिल्ट होगा और स्मिथ फ्रैक्चर में वेंट्रल टिल्ट। फिर करते हैं बार्टन फ्रैक्चर।
देखो फ्रैक्चर तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो पता तो आपको सबके बारे में ही होना चाहिए कि बार्टन फ्रैक्चर क्या होता है। बार्टन फ्रैक्चर में होता है मार्जिनल फ्रैक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो इसको क्या बोला जाता है कि मार्जिनल फ्रैक्चर बोला जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर थ्रू द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द रेडियस टेकिंग ए मार्जिन एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑफ द डिस्टल रेडियस। ठीक है, देखो सबसे पहले बार्टन फ्रैक्चर कहाँ होता है, डिस्टल रेडियस विद द कार्पल्स डिस्प्लेस्ड एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। अब देखो ये रेडियस का डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर किसका होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन पे होता है। ठीक है, मार्जिन सरफेस फ्रैक्चर होता है ये। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखना कि जो मार्जिनल फ्रैक्चर है वो कौन सा फ्रैक्चर है, तो ओनली बस आपको क्या बताना, बार्टन फ्रैक्चर। फिर करते हैं हम बेनेट फ्रैक्चर। देखो इधर ये आपको रेड पिंक में दिखा रखा है बेनेट फ्रैक्चर। बेनेट फ्रैक्चर में क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। जो मेटाकार्पल होती है ना हमारी, उसका जो बेस पार्ट होता है, ठीक है, तो बेस पार्ट का फ्रैक्चर हो जाता है। और थंब कनेक्ट ट्रेपीजियम, और थंब कनेक्ट किससे होता है, ट्रेपीजियम से। तो फर्स्ट मेटाकार्पल तो वही है, तो इसलिए इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थंब कनेक्ट ट्रेपीजियम। नेक्स्ट करते हैं चाफर फ्रैक्चर। ठीक है, चौफर फ्रैक्चर। तो चौफर फ्रैक्चर कौन सा होता है, चौफर फ्रैक्चर भी रेडियस का फ्रैक्चर होता है। और जो रेडियस का स्टाइलोड प्रोसेस होता है ना, उसका फ्रैक्चर हो जाता है ओब्लिक। बस चौफर फ्रैक्चर वो होता है। बेनेट फ्रैक्चर आप बता ही चुकी हूँ मैं आपको, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बेस विद सबलक्सेशन ऑफ द ट्रेपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट। नेक्स्ट है बॉक्सर फ्रैक्चर। बॉक्सर फ्रैक्चर भी आ जाता है। ठीक है, इसको लाइटली मत लेना इस फ्रैक्चर को। तो बॉक्सर जो फ्रैक्चर है ना, देखो ये ऐसे याद रखना है कि बॉक्सर फ्रैक्चर जब हम मुक्का मारते हैं ना किसी को, तो इस मेटाकार्पल की इंजरी हो जाती है। ठीक है, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, क्योंकि मुक्का तो ऐसे बनता है ना, और मुक्का ऐसे मारा जाता है, ऐसे बॉक्सिंग करते हैं। तो जो लिटिल फिंगर की साइड होती है ना मेटाकार्पल फिफ्थ, उस पर फ्रैक्चर हो जाता है। तो देखो इसमें भी लिखा हुआ है वेंट्रली डिस्प्लेस फ्रैक्चर थ्रू द नेक ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल अकर्स इन बॉक्सर फ्रैक्चर। अब करते हैं साइड स्वाइप फ्रैक्चर, क्योंकि ये ना एक्चुअल में ये ना काफ़ी पुराने नोट्स हैं, और ये काफ़ी जो पुराने नोट्स हैं तो इनमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता कि ये पहले के मैंने क्या क्या लिखा हुआ है इनमें। तो ये है साइड स्वाइप फ्रैक्चर। देखो साइड और स्वाइप, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको साइड कर दो और स्वाइप कर दो, तो आप कैसे करोगे, उसको हटाओगे, इधर करोगे उधर करोगे। तो इसमें क्या होता है कि कम्बिनेशन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, कम्बिनेशन फ्रैक्चर डिस्टल एंड ऑफ द हुमरस विद फ्रैक्चर ऑफ प्रोक्सिमल एंड ऑफ रेडियस अल्ना, इट आल्सो कॉल्ड बेबी कार फ्रैक्चर। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, बेबी कार फ्रैक्चर कौन सा होता है, तो आप बोल दो साइड स्वाइप फ्रैक्चर। नेक्स्ट है 11th बम्पर फ्रैक्चर। देखो इसके तो नेम से ही पता लग रहा है आपको, काफ़ी सारे तो फ्रैक्चर ऐसे हैं कि आपको नेम से ही पता लग जाएंगे। बम्पर फ्रैक्चर, तो बम्पर फ्रैक्चर कुछ बड़ा ही फ्रैक्चर होगा। बम्पर इट इज़ ए कम्युनिकेटेड डिस्पर्स फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल कोंडाइल ऑफ द टीबिया। तो जो लेटरल कोंडाइल होता है टीबिया का, उसका ये फ्रैक्चर हो जाता है, तो बोलते हैं बम्पर फ्रैक्चर। नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक पोर्ट्स फ्रैक्चर। ठीक है,
तो पोर्ट्स फ्रैक्चर भी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है। तो पोर्ट्स फ्रैक्चर है बाई मेल्योलर एंकल फ्रैक्चर, बाई मेल्योलर एंकल फ्रैक्चर। कोटन्स फ्रैक्चर, ट्राई मेल्योलर एंकल फ्रैक्चर। देखो ट्राई मेल्योलर कि जो मेल्योलर होता है उसी में 3 पार्ट हो जाना, ठीक है। एंकल में ही मेल्योलर के 3 पार्ट हो जाना, वो होता है कोटन फ्रैक्चर। फिर है मोसोनेजिया फ्रैक्चर, नेजिया फ्रैक्चर, आप ये देख लेना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी देख लेना आप। फ्रैक्चर नेक ऑफ द फिबुला। पीलन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर डिस्टल एंड ऑफ द टिबिया। देखो इसमें कुछ अलग अलग से भी दिए हुए हैं, ये पता नहीं मैंने कौन सी बुक से लिखे हुए हैं, ये महेश्वरी के तो मुझे लग नहीं रहे, पर हो भी सकता है कि महेश्वरी में हो। ये एविएटर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नेक ऑफ द टेलस, ठीक है। एविएटर फ्रैक्चर को इस तरीके से याद रखना आप कि जब हम एविएटर स्कूटी चलाते हैं ना, तो जब स्कूटी चलती है और चलती चलती स्कूटी पे हम पैर नीचे रख लेते हैं, ठीक है। तो पैर जब रखा जाएगा तो कौन सी बोन से रखा जाएगा, टेलस बोन से, ठीक है। तो जब एविएटर फ्रैक्चर में टेलस नेक का फ्रैक्चर हो जाता है। और टेलस से एक क्वेश्चन और याद आया जो 2021 में आया था, एम्स 2021 में 2021 में आया था। विच बोन नॉट अटैच टू द एनी मसल्स, मतलब इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कौन सी बोन है जिस पे कोई भी मसल अटैच नहीं होती है, ठीक है। तो वो कौन सी बोन है, वो टेलस बोन है। बाय नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो सबको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में, पर फिर भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और आगे अब नहीं आएगा तो आगे आने के चांस हैं इनके, ठीक है। इसलिए मैं पूरा जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनको डिक्टेट कर देती हूँ। फिर है चौपार्ट फ्रैक्चर, चौपार्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर इंटर टार्सल जॉइंट। जो हमारी टार्सल्स बोन है ना, इनसाइड जो बीच में है उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं चौपार्ट फ्रैक्चर। जॉन फ्रैक्चर, अवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द 5th मेटाकार्पल। रोनाल्डो फ्रैक्चर, बेस ऑफ द 1st मेटाकार्पल। इसको ऐसे याद रखना कि रोनाल्डो है फुटबॉलर हमारे, तो फुटबॉल को कैसे खेलते हैं, पैर से खेलते हैं, ठीक है, लेग से। और सबसे ज़्यादा लेटरल फुटबॉलर को कौन सी इंजरी ज़्यादा होती है, कॉमनेस्ट लेटरल स्प्रेन होता है फुटबॉलर को। तो रोनाल्डो किसे याद रखना कि बेस ऑफ द 1st मेटाकार्पल, क्योंकि फुटबॉल यहाँ पे टच करती है सबसे पहले, यहीं से उठानी पड़ती है 1st मेटाकार्पल से ही, तभी वो जब किक लगाते हैं तभी तो वो ऊपर जाती है। तो इसका नाम है रोनाल्डो कह रही हूँ, सॉरी, रोलैंडो फ्रैक्चर। 20 है जेफरसन फ्रैक्चर, इम्पोर्टेंट है ये, एक बार पेपर में आया है, पता नहीं कौन से पेपर में आया है पर आया है ये। जेफरसन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द 1st सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर। वीप्लस इंजरी, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, ठीक है। वीप्लस इंजरी कौन सी होती है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, वेयर सडन फ्लेक्शन फॉलो बाय हाइपर एक्सटेंशन टेक प्लेस। तो इसका शायद एग्जाम्पल मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। देखो वीप्लस इंजरी उसको बोलते हैं, जैसे मैं कोई गाड़ी चला रहा है और एकदम कुछ आ जाता है और वो सडनली ही एकदम ब्रेक लगाता है, और ब्रेक लगाते लगाते उसके जो हेड होता है वो सबसे पहले तो फ्लेक्शन मतलब स्टीयरिंग पे जाके टच होते हैं, ठीक है। और टच होने के बाद वो टच हो या ना हो पर हाँ फ्लेक्शन ज़रूर होती है सबसे पहले, जब हम कोई भी चीज़ जैसे ब्रेक लगाते हैं, स्कूटी पे तो नहीं कह सकती मैं, ठीक है। गाड़ी में आप कार में बैठेंगे तो जब ब्रेक लगते हैं तो सबसे पहले हम क्या क्या होता है,
जो नेक है, नेक फ्लेक्स होती है, फ्लेक्स होके फिर वो हाइपर एक्सटेंशन में जाती है। आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेके याद रखना तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो उसको बोलते हैं व्हिपलैश इंजरी। नेक्स्ट है चांस फ्रैक्चर। ठीक है, तो चांस फ्रैक्चर को सीट बेल्ट फ्रैक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट बेल्ट फ्रैक्चर। मतलब कार में जो सीट बेल्ट होती है वो फ्रैक्चर। द फ्रैक्चर लाइन रनिंग हॉरिजेंटली थ्रू द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। तो वो कौन सा फ्रैक्चर हो गया? चांस फ्रैक्चर। नेक्स्ट मूव ऑन। देखो 30 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर हैं और भी मिलेंगे आपको अलग अलग बुक्स में। मार्च फ्रैक्चर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद रखना है आपको। मार्च कौन करते हैं? फौजी करते हैं। यहाँ पे रोज़ाना सुबह सुबह 5 बजे ही वो सायरन बजने लग जाता है। हाँ, जैसे कि जो BSF CRPF और एयरफोर्स वगैरह है ना, डिफेंस एरिया, इसमें क्या होता है कि इनके अलग से भी जैसे कि हमारे नेशनल एंथम है, ठीक है, तो इस तरीके से भी इनके अलग अलग मतलब राष्ट्रीय गान गीत होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं। तो सुबह 5 बजे ही क्या करते हैं, फौजी यहाँ से उठ के चले जाते हैं 5 बजे प्लेग्राउंड में। फिर एंथम होता है इनका अपना खुद का। जैसे आपने देखा ना कि आर्मी का अलग फ्लैग होता है, एयरफोर्स का अलग होता है, और CRPF का अलग होता है, और BSF का अलग होता है। तो ऐसे ही इनके भी एंथम्स अलग अलग होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और वो सुबह 5 बजे बजने लग जाते हैं। अब 5 बजे बजेगा तो वो क्या करेगा? सोल्जर्स जाएगा परेड ग्राउंड में, परेड करेगा, और वो परेड करता ही रहेगा रोजाना, डेली की डेली, डेली की डेली, डेली की डेली करेगा। तो मार्चिंग से थर्ड मेटाकार्पल, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल बोन पे क्या आएगा? वो दे दे के ऐसे पैरों को मारेगा, तो स्ट्रेस आएगा, रोजाना मारेगा, तो प्रेशर आएगा बोन पे, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल टार्सल पे, और वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेस फ्रैक्चर। और ना स्ट्रेस फ्रैक्चर को कभी आप देखो ना उसमें एक्सरे में, तो पता है कैसे दिखाई देता है? जो बोन मैरो होती है ना बीच में, जो बोन मैरो होती है, आपको ना वो ना डिसमिस मिलेगी बीच में। ठीक, जब आप एक्सरे देखोगे ना, और जैसे ब्लड सर्कुलेशन अंदर का होता है, होल होता है, वो ना बिल्कुल अब्सेंट मिलेगा आपको। उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। कभी शायद आपने देखा हो, मैंने तो देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बोन कनेक्ट होएगी, ऐसा आपको फील नहीं होगा कि इसको, ये पेशेंट को कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर है। आपने बस उसके इंटरनल पार्ट से ही आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है। नेक्स्ट 24 बस्ट फ्रैक्चर। देखो नाम से ही पता लग रहा है, बस्ट होना, बिल्कुल चूरा चूरा होना। तो ये क्या, कौन सा फ्रैक्चर होता है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है, और किस में होता है? वर्टिबल बॉडी में। और बस्ट आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग एरिया में अब बोन के टुकड़े पड़ होना, उसको बोलते हैं बस्ट फ्रैक्चर। फिर है क्ले शोवलर फ्रैक्चर सॉरी। Avulsion fracture of spinous process of one or more of the lower cervical or upper thoracic vertebra। तो जो क्ले शोवलर फ्रैक्चर है वो स्पाइनस प्रोसेस की अवल्जन हो जाती है, अवल्जन फ्रैक्चर होता है ये, ठीक है, और मोर ऑफ द लोअर सर्वाइकल और अपर थोरेसिक वर्टिब्रा। नेक्स्ट है मैंगमेंस फ्रैक्चर। ठीक है, मैंगमेंस फ्रैक्चर। तो मैंगमेन फ्रैक्चर कौन सा होता है? पेडिकल एंड लेमिना ऑफ C2 वर्टिब्रा with the subluxation of C2 over C3 sustained in hanging। शायद ड्राइनेस हो गई है एकदम रेगुलर बोलने में। रुको 1 मिनट।
हम करते हैं डैशबोर्ड फ्रैक्चर। देखो डैश और बोर्ड कि डैशबोर्ड पे हाथ लग गया और लगने के बाद हाथ टूट गया, सॉरी हाथ कह रही हूँ, ठीक है, हिप। तो फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर लिप ऑफ द एसिटाबुलम, ठीक है। जैसे कई बार हम डैशबोर्ड पे गिर जाते हैं या फॉल हो जाते हैं, तब हमारे क्या होते हैं कि ये नहीं बोल देते हैं पेशेंट की कुल्ली टूट गई, देसी भाषा में कि कुल्ली टूट गई। तो ये वो वाला फ्रैक्चर है डैशबोर्ड फ्रैक्चर। फिर है स्ट्रेडल फ्रैक्चर। स्ट्रेडल फ्रैक्चर बायलेटरल सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर। बायलेटरल सुपीरियर एंड इंफीरियर प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, मतलब इसमें ये याद रखना पेल्विस फ्रैक्चर होता है। मेलक्यू फ्रैक्चर, मेलक्यू फ्रैक्चर में है कि प्यूबिक रेमाई एंड सर्कोइलैक और इलियम पोस्टीरियर ऑन द सेम साइड। कॉम्बिनेशन फ्रैक्चर होगा, किस किस का होगा, प्यूबिक रेमाई, एंटीरियर सैक्रोइलैक एंड इलियम का। नेक्स्ट है मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर आ जाता है पेपर में। मैलेट फिंगर इज ए फिंगर फ्लेक्स एट द DIP joint due to avulsion or rupture of the extension tendon at the base of the distal phalanx. So ये थे हमारे फ्रैक्चर। और है ना, एक बार आप ना बुक से महेश्वरी से ज़रूर कर लेना सारे फ्रैक्चर। इतना पूरा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है, ठीक है। उस जितना आप समझोगे ना उतने में ही आपको ये फ्रैक्चर का एक टॉपिक आ जाएगा। नेक्स्ट, और हाँ एक टॉपिक और मैं आपको बताना जा रही हूँ, एलिजारो टेक्निक और पढ़ लेना आप, ठीक है, कि एलिजारो टेक्निक्स में कौन सी टेक्निक है, कहाँ से आई है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले किया है। रशियन साइंटिस्ट ने ये टेक्निक यूज़ की थी। और ये किस तरीके से रिपेयर करती है फ्रैक्चर को, तो ऑस्टियोजेनेसिस रिक्वायर डायनेमिक स्टेट। तो एलिजारो टेक्निक भी आप एक बार पढ़ने। एक और क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू डायफ्राम, ठीक है, वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो डायफ्राम से पास होते हैं। तो वो है इन्फीरियर वेना कावा, T8 पे पास होते हैं, एसोफेगस T7 पे पास होते हैं, और एरोटा T12 पे। सो बस जस्ट आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू डायफ्राम। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन आता है स्कैफोइड बोन, ल्यूनेट एंड पीसीफॉर्म बोन। इन तीनों से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कई बार इसकी जैसे कि 4 बोन दे दी और इनको सीरियल वाइज लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। एक तो सबसे पहले आप ये फार्मूला यूज कर लेना, सी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर। जो भी जैसे भी आप ये करना चाहोगे वैसे ही कर लेना। पर स्कैफोइड जो फ्रैक्चर है ना इस पे क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन, ठीक है, तो जो कार्पल बोन है उस सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ कॉमन फ्रैक्चर किस बोन का होता है, वो होता है स्कैफोइड का। और स्कैफोइड ही फ्रैक्चर से ही क्या होता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होते हैं, ठीक है। तो देखो ये 2 क्वेश्चन हो गए, और भी होंगे MCQ आपने ले लेना। स्कैफोइड फ्रैक्चर का एम्स 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, वापस आने की उम्मीद है, आ भी सकता है और नहीं भी, पर कर लेना। नेक्स्ट करते हैं पल्स पैराडॉक्स। तो पल्स पैराडॉक्स कैन अकर ड्यू टू फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट, ठीक है, अस्थमा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सेप्ट नोट अकर इन निमोनिया। ये एक्सेप्ट है
सिर्फ आपको एक्सेप्ट ही रखना है याद, ठीक है। करेक्शन तो अपने आप ही आ जाएगी। फिर करते हैं गोज नेक डिफॉर्मिटी। तो जो गोज नेक डिफॉर्मिटी है ये किस में मिलती है, ASD, ठीक है, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट। सबटेलर प्रोनेशन विल, ठीक है, जब सबटेलर प्रोनेशन होगा तो क्या हो जाएगा, तब इंक्रीज द क्यू एंगल। नेक्स्ट है एलिस टेस्ट इज डन फॉर रेक्टस फीमोरिस। ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो कोई नहीं, आपको तो बस याद ही करने हैं। नॉर्मल ग्रेडिंग ऑफ रिफ्लेक्स प्लस प्लस, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ना हर पेपर में दिखाई देता है मुझे, और इवन नर्सिंग के एग्ज़ाम में भी आते हैं। नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, कोई भी एग्ज़ाम होता है मेडिकल का, उसमें ये आता ही आता है। ब्रोकाज एरिया ऑफ ब्रेन इज़ फॉर, ठीक है, जो ब्रोकाज एरिया है ब्रेन के अंदर वो किसके लिए बना हुआ है, वो स्पीच के लिए बना है, और कौन से लोब में, फ्रंटल लोब। हाउसमेड नी रेफर्स टू प्रीपटेलर बर्साइटिस। हलेक्स लिमिटस डिफॉर्मिटी, elongated first metatarsal hypomobile first ray of foot। अब क्या बताते हैं, लिस फ्रांस जॉइंट, तो कौन सा होता है लिस फ्रांस जॉइंट, सेकंड TMT जॉइंट ऑफ टू फुट। तो TMT का मीन्स क्या है, टार्सो मेटा टार्सल, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, लिस फ्रांस जॉइंट, सेकंड TMT जॉइंट ऑफ फुट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमेशा ही आता है, 17 में भी आया था, 21 में भी आया था, रोहतक PGI पेपर में भी आया था, ESI के पेपर में भी आया था, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे आता है, हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, इसका एक तो फॉर्मूला CaSO4 करके है पूरा, वो कर लेना याद। फिर इसके इंग्लिश में भी याद करना है। कई बार क्या होता है कि पजल करने के लिए कैल्शियम पहले दे देंगे, सल्फेट उसके बाद दे देंगे, फिर लास्ट में हेमीहाइड्रेट दे देंगे। अब की बार ऐसे ही दिया हुआ था, ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न करके जाना है। नेक्स्ट है ये, इनकी आपको ज़रूरत नहीं। अब करते हैं हम एम्पुटेशन के बारे में, ठीक है। एम्पुटेशन देखो, आपको ना फॉर्मली तो एम्पुटेशन के बारे में पता ही होना चाहिए, एक तो टोर्निक्यूट, ठीक है। सबसे पहले एम्पुटेशन क्या होता है, एम्पुटेशन देसी भाषा में बोल देते हैं, किसी का जो अंग है उसको ऑक्यूपेशनल करने के लिए, ठीक है, उसके लिम्स को काट देना या उसमें करेक्ट कर देना कुछ, ठीक है। जैसे कि पेशेंट ये लग रहा है कि ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर इस तरीके से अगर लिम्ब को थोड़ा सा जोड़ा जाए या काटा जाए तो कम से कम कुछ ऑक्यूपेशनल चीज़ें हैं जो पेशेंट कर पाए, या फिर जो प्रोस्थेसिस ऑर्थेसिस हैं वो फिट हो जाएं, ठीक है। इसलिए एम्पुटेशन की जाते हैं। एम्पुटेशन सबसे ज़्यादा किस केस में किया जाता है, तो गैंग्रीन में, और या फिर एक्सीडेंटल के केस में किया जाता है, RTA में। अब एम्पुटेशन देखो सबसे पहले कि किस में इंडिकेशन, ठीक है। एक तो एब्सोल्यूट मतलब डेड लिम हो गया हो, ठीक है, डाइंग लिम हो गया हो और डेडली लिम हो गया हो, 3 वर्ड्स हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड डेडली। देखो डेड लिम में क्या होगा, ट्रोमेटिक होगा, इवर्सिबल होगा और इस्चमिक होगा, ठीक है, एब्सोल्यूट में। रिलेटिव में मतलब डाइंग लिम, शो 1 डे लिम डाई, ठीक है, मतलब दिखाई दे रहा है और पता है कि एक दिन पैर ये खराब हो जाएगा, इसको बोलते हैं पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। और वेस्कुलर जब डिजीज़ होती है तो क्या होता है, गैंग्रीन हो, नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। फिर डेडली लिम, डेडली लिम का है कि कंजनाइटल इवर्टिबल वर्सिबल नर्व पालसी, अगर कोई नर्व की पालसी हो जाए।
डेमन सॉरी डेमन लिम्ब के अंदर होता है कंजेनाइटल इरिवर्सिबल नर्व पाल्सी। डेडली का मतलब डेड हो जाना लिम्ब का, ठीक है। अब करते हैं, सबसे पहले तो एम्पुटेशन पता होना चाहिए ना कि कई बार आ जाता है, टाइप्स में भी आ जाता है कि एब्सोल्यूट में क्या होगा, रिलेटिव में क्या होगा, डेडली लिम्ब में क्या होगा और डेमन में क्या होगा, ठीक है। फिर करते हैं टोर्निक्यूट एक्सेप्ट इस्चीमिया, ठीक है। किस में होता है टोर्निक्यूट करते हैं एक्सेप्ट इस्चीमिया में होता है। मायोडेसिस सब, हाँ मेन वर्ड मायोडेसिस पे एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आया है मायोडेसिस। तो मायोडेसिस अवॉइडेड इस्चमिक इन्फेक्शन, ठीक है। किस में नहीं करते हैं मायोडेसिस, इस्चमिक इन्फेक्शन में मायोडेसिस नहीं किया जाता है। और टोर्निक्यूट भी किस में नहीं किया जाता है, एक्सेप्ट इस्चीमिया इन्फेक्शन। सूचर लाइगेट मसल टू द बोन। तो मायोडेसिस देखो, मायो मीन्स मसल और डेसिस मीन्स बोन। डी मसल की लाइगेशन कर देना किसके साथ, बोन के साथ। नेक्स्ट करते हैं सूचर लाइन लाई एंटीरियर टू मिड लाइन इन कोरोनल प्लेन। सूचर लाइन जो हम सूचर होते हैं स्कल में वो लाई करते हैं एंटीरियर टू आगे से मिड लाइन इन कोरोनल प्लेन। अब करते हैं कि अकर इन चाइल्ड ट्यूमर इन चाइल्ड मसल्स एंड बोन आर ग्रो सो लाइगेट मसल टू बी बोन, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि मायोडेसिस को बच्चों में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों में इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना मसल और बोन की, वो क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है। बोन आर ग्रो सो लाइगेट मसल टू बोन बट अवॉइडेड इन इस्चमिक इन्फेक्शन। देखो इसमें बस यही पढ़ने का होता है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने का होता है, ठीक है। नर्व रिट्रैक्ट, तो नर्व शुड बी केप्ट अंडर जेंटल ट्रैक्शन आफ्टर डबल लाइगेशन, ठीक है, एंड कट सो एज टू अलाउ प्रोक्सिमल रिट्रैक्शन ऑफ स्टम्प टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट एम्पुटेशन न्यूरोमा, ठीक है। तो नर्व को क्या किया जाता है, रिट्रैक्ट। नर्व क्या होती है, नर्व रिट्रैक्ट। नर्व को होना चाहिए केप्ट अंडर जेंटल ट्रैक्शन, आफ्टर उसके बाद डबल लाइगेशन किया जाता है एंड कट टू अलाउ प्रोक्सिमल रिट्रैक्शन ऑफ स्टम टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट एम्पुटेशन न्यूरोमा। नेक्स्ट आपको करना है 8 पैटर्न ऑफ रैपिंग बैंडेज। हाँ इसमें एक इम्पोर्टेंट और पार्ट है एम्पुटेशन के ना, जो बैंडेज पैटर्न है वो कर लेना आप। एम्पुटेशन 8 पैटर्न ऑफ रैपिंग बैंडेज। नेक्स्ट करते हैं ट्रैक्शन के, आपको नाम याद करने हैं। देखो इसमें जैसे कर रखे हैं, ये तो आपको ना बुक से ही पढ़ना चाहिए या कोई भी पीपीटी से पढ़ लो, बुक से पढ़ लोगे तो अच्छा है। देखो मैंने इसे फुट बनाया हुआ है, जब यहाँ से आर्टिकुलेशन होती है तो उसको सिंपल एम्पुटेशन बोलते हैं, रिमूव फुट, ठीक है। यहाँ से आर्टिकुलेशन होती है जो चौपार्ट एम्पुटेशन, यहाँ से होती है तो उसको कौन सा बोलते हैं, लिस फ्रांस एम्पुटेशन, और यहाँ से होती है तो गिलीज एम्पुटेशन। तो ये नाम याद करने हैं और क्या रिमूव किया जाता है वो याद करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें एम्पुटेशन में आर्थ्रोप्लास्टी भी करते हैं, मसल लाइगेट टू द अपोजिट मसल। तो ये आपको बुक्स में नाम याद मिलेंगे। देखो हैंड की आर्टिकुलेशन में देखा हुआ है सर्कुलर इंसिजन, रैकेट एम्पुटेशन। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रैकेट जो एम्पुटेशन है वो किस में किया जाता है, तो वो रिमूव एमसीपी ज्वाइंट में। फिर है एम्पुटेशन के टाइप्स। जो ये वाला एम्पुटेशन है ये क्यों किया जाता है,
गैप बिटवीन रेडियस एंड अल्ला लाइक क्लो। ये इसलिए किया जाता है कि ये ऑक्यूपेशनली किया जाता है कि पेशेंट अगर ये यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये 2 फिंगर्स के काम करेगा, देखो है ना, 2 फिंगर का काम करेगा ये। तो ऑक्यूपेशनली कि पेशेंट कुछ पकड़ पाए, ठीक है, अच्छे से पकड़ पाए, उसकी डेली एक्टिविटीज़ में कुछ तो ऐड हो उसमें, सब कुछ ख़त्म ना हो। इसलिए वरना तो करने को तो ये ऐसे ऐसे भी बंद कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करते, वो सिर्फ ऑक्यूपेशनली बचाने के लिए, ऑक्यूपेशन को बचाने के लिए। तो इसको बोलते हैं क्रूक एंड बग्स एम्पुटेशन। फिर है टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन, क्लोज एम्पुटेशन एंड ओपन एम्पुटेशन। देखो करना तो आपको ये बुक से ही पड़ेगा, इससे काम नहीं चलने वाला, इससे क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा आपको इतना। बस मैं तो एज ए टॉपिक्स आपको बता रही हूँ कि आपको ये टॉपिक्स करना है। हाँ, सबसे पहले आपको एम्पुटेशन में और क्या ध्यान देने की बात है कि जब एम्पुटेशन कर देते हैं तो उसके बाद टाइप्स ऑफ एम्पुटेशन में एक तो ओपन हो गया, एक क्लोज होगा, एक वेट बियरिंग एम्पुटेशन होगा, एक नॉन वेट बियरिंग एम्पुटेशन। तो एम्पुटेशन आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद हम क्या कराते हैं पेशेंट को, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, फिजियो का। एम्पुटेशन आफ्टर 6 वीक, 6 हफ्ते के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रोस्थेसिस अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ना वीक्स पूछे जाएंगे कि प्रोस्थेसिस अप्लाई करने के लिए कितने हफ्ते के बाद, एम्पुटेशन के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, 6 हफ्ते, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज 2 हफ्ते, और कुछ नहीं है आपको याद करना है इसमें, ठीक है, बस यही याद करना है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब करते हैं एक्सिलरी क्रचेस। वैसे वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई है, चलो कोई नहीं, अभी मैं टॉपिक्स करा रही हूँ। एक्सिलरी क्रच ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है और आएगा, और अलग अलग इंचज़ में आता है ये, कभी इंच दे दिया, कभी सेंटीमीटर दे दिया, कभी कुछ, ठीक है। जितनी इसकी आप वो ले सको ना, न्यूमेरिकल बेस, स्टैंडर्ड वैल्यू हर बुक की ले लेना। एम्स 2021 में एक और क्वेश्चन आया था गटर्स पे। देखो ये जो गटर क्रच होता है हमारा, ठीक है, ये देसी तरीके से बता रही हूँ आपको। जो देखो हाथ में डाल दिया जाता है और ऐसे पकड़ के चलते हैं, 1 स्टिक ये क्रच होता है अपना। तो इसमें देखो आप है ना, सारे आपको कैसे करने हैं। उसमें क्वेश्चन आया था कि जब ये क्रच होता है और इसमें पेशेंट हाथ डाल के इसको पकड़ लेता है, तो एल्बो का एंगल कितना होगा, कितने डिग्री एंगल मुड़ जाता है। ये तो देखो पूछ तो इसका एंगल रखा था ना, इसका कि ये कितना एंगल है, पर क्वेश्चन को बस घुमा दिया कि एल्बो का एंगल बताओ कितने डिग्री मूव करेगा। बस, तो बुक्स में आपको वैसे देखना, मुझे तो 25 ही पता था, शायद 25 ही है, और आप एक बार देख लेना ज़रूर, ठीक है। तो आपको ना जितने भी गेटर और क्रचेज करने हैं ना, इसी तरीके से करने हैं। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन आया था एम्स में 2021 में व्हील चेयर, और ये ना स्पाइनल कोड का ये इंजरी का एक पार्ट है व्हील चेयर, तो पूरा। तो व्हील चेयर का पूछा हुआ था कि न्यूट्रल पोजीशन व्हील चेयर पे कैसी रहती है पेशेंट की, न्यूट्रल पोजीशन कि नॉर्मल जब पेशेंट बैठता है नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जैसे कि मैं ही बैठ गई, ठीक है, तो मेरी पोजीशन क्या होगी। तो न्यूट्रल पोजीशन तो सबको पता ही होनी चाहिए, ठीक है, और व्हील चेयर के वो पार्ट्स भी पता होने चाहिए, और मतलब
पता होना चाहिए व्हील चेयर पे, क्वेश्चन बन सकता है। सो आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही कराऊंगी। चलो चलते चलते ये भी आगे पेन टेस्ट मीडियनर के लिए, ठीक है। अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एप और साइमन पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल। एम्स 2021 में क्वेश्चन आया था, 2021 में सैडन एंड सुंदरलैंड जो इंजरी है उनका डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो सडन में है न्यूरोप्रेक्सिया, एक्जोंटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस, और इसमें है 5 टाइप की नर्व इंजरी, न्यूरोटोमेसिस, एक्जोंटोमेसिस, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्जोंटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस, ठीक है। और नेक्स्ट है नर्व एट्रोफी। बस ये पूछा गया था आपसे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आज सैटरडे है, सॉरी आज भी मैं वीडियो में डाल रही हूँ और कल भी वीडियोज़ आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में देखो ये पूरे नोट्स की वीडियोज़ हैं मेरी, ठीक है, जो बाद में मैंने बनाई गई। ये तो पुराने नोट्स हैं, मुझे खुद याद नहीं है अब, इतने साल पुराने 2010 के वो पीछे वाले नोट्स हैं। ये मैंने रिसेंटली ही बनाए हैं नोट्स, तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएंगे। सो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा सब बच्चे, और मन लगा के पढ़ना है। जीतना और हारना तो जैसे कि प्लेग्राउंड में एक जीतता है एक हारता है, ठीक है, पर एक्सपीरियंस दोनों को ही मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस जो मिलता है ना वही सबसे बड़ी बात होती है। तो बस एक्सपीरियंस अपना लेते रहें, डरने की कोई बात ही नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, अपना काम करते रहें और देखें, और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो और पेपर के ऊपर छोड़ दो। बस अपना टारगेट रखो कि हाँ बस मुझे तो पढ़ना है, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू, बाय।